चलो आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक। चैप्टर का नाम है बच्चों, बहुत आसान चैप्टर है, ध्यान से इसको हम लोग साथ साथ समझ लेते हैं। आज तो बेसिक ही स्टार्ट होगा इसका चैप्टर का। इस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। ठीक है, और इस साल तो आपका कोई भी कोर्स में इंट्रोडक्शन नहीं होगा, सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा हमें। तो सॉलिड स्टेट में पहली चीज मैं जो आप लोगों से पूछता हूँ, जो आप लोगों को आती भी होगी, आप मुझे बताओ सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं एक सॉलिड। कुछ बेसिक पॉइंट बताओ, सॉलिड क्या है, बारी बारी बोलते जाओ। क्या सॉलिड कंप्रेसिबल है? नहीं सर। कंप्रेसिबल नहीं है। क्या सॉलिड की फिक्स शेप है? यस सर। फिक्स शेप तो है, बिल्कुल सही है। क्या सॉलिड्स की डेफिनेट वॉल्यूम होती है? वो भी होती है। यस सर। क्या सॉलिड्स के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है या मिनिमम होती है? मैक्स नहीं होती। कैसी होती है? मिनिमम। पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं बेसिकली अपनी जगह पे। तो ये सॉलिड्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट्स ऑफ मैटर को हमने कितनी बार पढ़ा है। बस ये स्टोरी हम लोग यहाँ पर भी पढ़ेंगे, मगर यहाँ पे अब हम क्लासिफिकेशन को कुछ थोड़ा सा ढंग से अलग सेपरेट वे में पढ़ेंगे। कि अब तक हम लोग बेसिक जानकारी ले रहे थे, अब हम सॉलिड स्टेट को और फर्दर क्लासिफाई करने वाले हैं। आज हम सॉलिड की जो मेन कैटेगरी है उसके बारे में बात करेंगे। सॉलिड को हम दो तरीके से सब डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है आपका अमॉर्फस और एक होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहा मैंने? एक कौन सा है? अमॉर्फस सॉलिड, और एक क्या है आपका? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इनके बारे में ये पूरा चैप्टर जो है वो इन्हीं के बारे में है, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको इन दोनों के बारे में जानकारी दूं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, एक छोटी सी स्टोरी लाइन बेसिकली, जो आपको पूरे इसके कहानी को एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, मान लीजिए, मेरी आवाज आ रही है ना, सबको क्लियर है? यस हाँ सर। सर। ठीक है, मान लीजिए एक नई सिटी प्लान होनी थी। तो सिटी की प्लानिंग में बहुत सारा एरिया था, हमारे पास बहुत सारा एरिया था जहाँ पे सिटी की प्लानिंग होनी थी। तो क्या हुआ कि जो सबसे पहले कुछ मजदूर लेबर क्लास के लोग आए और उनके पास रहने को जगह तो थी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ईंटें पड़ी हुई थी और पत्थर पड़े हुए थे, ऐसे ही ईंटों को पत्थर को जोड़ा और जोड़ते जोड़ते उन्होंने वहां पर क्या बना ली, हट्स बना ली रहने के लिए ना, झोपड़ी बना ली। ठीक, अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अभी तक उस पूरे एरिया पे, उस पूरे लैंड पे कोई भी प्रोजेक्ट फॉर्म नहीं किया था। यहाँ बहुत सारी झोपड़ी और लगभग बहुत सारे लोग यहाँ पर रह रहे थे। अब क्या हुआ, इसमें लोग रह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल कैलेमिटी हुई और कुछ अर्थक्वेक वगैरह आया। तो ये झोपड़ियाँ जो थी, आप जानते हो, ये कोई सीमेंट और उससे तो बनी नहीं हुई थी, ईंटें भी इसमें रेगुलरली लगाई हुई थी। तो क्या हुआ कि कुछ लोगों के चोट लग गई। अब चोट लगी तो गवर्नमेंट के पास बात पहुंची कि ऐसे ऐसे एक किसी पर्टिकुलर एरिया में ऐसे ऐसे लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम हो गई है, ट्रेजेडी हो गई है। अब लोगों, जब गवर्नमेंट ने देखा कि ऐसा क्यों हुआ, तो गवर्नमेंट ने फाइंड किया कि रीजन क्या था। तो पहली चीज तो देखा कि ये जो उन्होंने झोपड़ियां बनाई हुई हैं, ये झोपड़ियां बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं बनाई गई थी। इन झोपड़ियों में कुछ भी कहीं भी जो भी मिल रहा है उसको अरेंज कर दिया गया, इरेगुलर ऑर्डर में अरेंज किया गया, इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा नहीं थी, इसीलिए हल्के से भूकंप में ये गिर गई। अब गवर्नमेंट ने कहा, अब लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं गवर्नमेंट से, तो लोगों ने कहा कि अब आप हमें इसका कोई सॉल्यूशन दो। अब लोग गुस्से हुए हुए और चोट लगी हुई है, तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने गुस्से को शांत करने के लिए उसने कहा ऐसा है, अब मैं आपके इसी घर की जो ईंटें हैं ना, इसको मैं सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करके, गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया, घर बनाने शुरू कर दिए। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? अब इस सिस्टमैटिक ऑर्डर में रेगुलर अरेंजमेंट है ब्रिक्स की, है ना? और रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से आप मुझे बताओ, इस घर की स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई या कम हो गई?
ज्यादा हो। ज्यादा हो गई। क्या इस घर को तोड़ना अब इजी है इन कंपैरिजन टू झोपड़ी? सर मुश्किल है। मुश्किल है। अगर मैं यहाँ पे हिट करूं, मान लो इस घर को तोड़ने की कोशिश करूं, या यहाँ पे हिट करूं इस दीवार को तोड़ने के लिए, या यहाँ पे हिट करूं दीवार, या यहाँ से हिट करूं, तोड़ने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो सेम है या अलग अलग है? बोलो। इसको तोड़ने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, हर डायरेक्शन से चेक कर रहा हूं मैं, क्या वो सेम है या अलग अलग है? सर सेम। सेम है। लेकिन अगर मैं यही स्ट्रेंथ यहाँ लगाऊं, यहाँ झोपड़ी पे मार दूं जहां पर ईंटें नहीं थी, मिट्टी मिट्टी थी, यहाँ से मार दूं, यहाँ पर ईंट है मगर मिट्टी नहीं है, यहाँ पे खाली गैप बना हुआ है, तो आप मुझे बताओ किस केस में तोड़ना थोड़ा सा इजी है हमारे लिए? जल्दी बोलो, किस केस में इजी है तोड़ना? ऐश्वर्या, किस केस में तोड़ना इजी है? सर झोपड़ी इजी होगी। वेरी गुड। क्यों है झोपड़ी इजी? सर इरेगुलर अरेंजमेंट है इसकी। बहुत बढ़िया। इरेगुलर से बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है कम है? कम हो जाए। बहुत बढ़िया। अब बस यही कहानी समझ लो, मैंने आपको इस पूरी स्टोरी की हेल्प से आपको ये दोनों चीजें क्लियर कर दी हैं। कौन सी दोनों चीजें? वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या था हमारा? अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। पहला पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूं। जब मैं अमॉर्फस की बात कर रहा हूं तो जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, वो अरेंजमेंट कैसी है? रैंडम अरेंजमेंट है, हाँ या ना? ठीक है बेटा। क्रिस्टलाइन की बात करूं तो इसकी अरेंजमेंट कैसी है? रेगुलर अरेंजमेंट है। सेकेंड, ये रैंडम है, ये रेगुलर है। अगर ये रैंडम है, ऑब्वियस सी बात है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रेंज में होगा, ना कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट। रेंज का मतलब क्या था अभी क्लियर करता हूं आपको। जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा। रेंज का मतलब होता है कि आपने फॉर एग्जांपल, मैंने कहा इस झोपड़ी को गिराने के लिए आपको जो फोर्स देनी है वो 1000 न्यूटन की फोर्स लगानी है, लेकिन जो अपने पहली दीवार पे टच किया वो टच करते गिर गई। जो आपने दूसरी दीवार थी उस पर थोड़ी जान लगानी पड़ रही है, और तीसरी दीवार पे और जान लगानी पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो पहली दीवार थी उसके बॉन्ड्स वीक थे, लेकिन है तो वो घर का हिस्सा ही। क्यों बच्चों? जो पहली दीवार है वो घर का हिस्सा है या नहीं, झोपड़ी का हिस्सा है या नहीं? सर है। तो पहली दीवार जल्दी गिर गई, इसका मतलब क्या है कि उसके बॉन्ड्स वीक थे, और उसके बॉन्ड्स वीक थे तो उस पर कम कम आपको एनर्जी देनी पड़ी। जो सेकंड दीवार आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो उसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका मतलब क्या है? उसके बॉन्ड थोड़े से स्ट्रांग है, उसके अंदर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड आ गए गलती से, और तीसरी वाली में फिर से वो वीक हो गए, तो यानी कि फिर से बॉन्ड क्या हो गया, इसके अंदर वीक हो गया। तो जिसका बॉन्ड वीक होगा उसको हीट करना, उसको मेल्ट करना इजी होगा या टफ होगा? जल्दी बोलो। जिसका बॉन्ड वीक होगा उसका बॉन्ड तोड़ना इजी या मुश्किल? इजी। इजी। तो अगर मैं मान लो, मैंने कहा ये पूरा जो झोपड़ी है ये 1000 न्यूटन पे या फिर 400 केल्विन पे जल जाएगी, तो 400 केल्विन पे जलने से पहले पहले जो बाहर वाली जो दीवार थी वो तो हल्के से बॉन्ड से बनी हुई थी। अगर हल्के से बॉन्ड से बनी हुई है तो तोड़ना क्या हो गया, आसान या मुश्किल? आसान हुआ या मुश्किल हुआ? आसान हो। आसान। जो और अंदर गए उसके बॉन्डिंग क्या हो गई, और टाइट हो गई। और अगर बॉन्डिंग टाइट होगी तो उनको पिघलाना या उनको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। सेम स्टोरी यहाँ पर लगा लो। जब हम बात कर रहे होते हैं अमॉर्फस की, तो कुछ बॉन्ड्स जो हैं हमारे वो टाइटली पैक्ड हैं, कुछ बॉन्ड जो हैं वो लूजली पैक्ड हैं। ठीक है। इससे हुआ क्या कि जो लूजली पैक्ड वाला है उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, लो है। जो टाइटली पैक्ड है उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। एम आई क्लियर? हाँ या ना? तो इसका मतलब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की रेंज दिखाई दे रही है मुझे। क्या दिखाई दे रही है? रेंज। कहां से कहां तक? लो से लेकर हाई तक। यानी कि ये एकदम नहीं पिघलेगा या एकदम नहीं जलेगा,
इसको पिघलाने के लिए आपको टेम्परेचर शुरू तो हो जाएगा पिघलना है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं पिघलेगा। लेकिन जब क्रिस्टलाइन की बात करें, जैसे डायमंड की बात करते हैं, डायमंड के अंदर सारे के सारे एक इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, एक स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल है। तो अगर मैं इसको हीट करने की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ नियरली, एग्जैक्टली नहीं मगर नियरली कैसी होती है, सेम होती है। तो अगर नियरली सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही टेम्परेचर पे लगभग ये सारे के सारे बॉन्ड टूटेंगे, हाँ या ना? जल्दी बोलो, क्या ये एक ही टेम्परेचर पे टूटेंगे या नहीं? Yes, sir. टूटेंगे। इसीलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं हमारे, इसके मेल्टिंग पॉइंट को हम शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब तीसरी बात सुनिए, तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, जो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन की हम बात कर रहे थे, थर्ड पॉइंट, उसने कहा जो अमॉर्फस होते हैं ये फॉल्स सॉलिड होते हैं। कैसे सॉलिड हैं ये? फॉल्स सॉलिड। और दूसरा नाम क्या दूं इसको? इसको हम लोग सूडो सॉलिड भी कहते हैं। सूडो मतलब होता है फॉल्स अपीयरिंग, दिख कुछ रहा है कुछ और, तो सूडो इज फॉल्स अपीयरिंग। और एक है आपका क्रिस्टलाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड। और ट्रू और फॉल्स में एक डिफरेंस ध्यान रखना हमेशा। एक इसकी भी एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ आपको, स्टोरी सुन लो। एक फ्रेंड है आपका, ठीक है, जो हमेशा कहता है मैं तेरे लिए जान छिड़क दूंगा और तू जो होगा, मैं तेरे लिए जो भी होगा मैं तेरे साथ हमेशा साथ रहूंगा तेरा। अब क्या हुआ कि इस ए पर्सन की लड़ाई हो गई। बी इसका फ्रेंड था, फास्ट फ्रेंड जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, फास्ट फ्रेंड। अब इसकी लड़ाई हो गई, सामने एक ही लड़का था लड़ने के लिए जो आया। इसने कहा, बी ने, अरे मैंने तो कहा मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोनों मिलके इसको पीटने के लिए आ रहे। अब इसने क्या किया, पीछे से अपने साथ और 10 बार लड़कों को बुला लिया। ये सारे के सारे लड़ने के लिए आ गए। अब जब ये लड़ने के लिए आ गए तो ये बी बोला, यार ऐसा है एक्चुअली मुझे घर से फोन आ रहा है, मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। अगर अब ये बी घर इसको छोड़कर वापस चला जाए तो आप मुझे बताओ, क्या बी ए का फास्ट फ्रेंड है? जल्दी बोलो, क्या बी ए का फास्ट फ्रेंड है? बोलो बच्चों, क्या बी ए का फास्ट फ्रेंड है, हाँ या ना? नहीं सर। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सर क्योंकि वो चला गया ना। जैसे ही कंडीशन चेंज हुई, it loses its real behavior and start behaving like something else। मेरी बात समझ आ रही है? जो गाना गा रहा था कि मैं तेरा दोस्त हूं, तू मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, तेरे लिए कुछ भी करूंगा, वो सारा गाना अपने आप बंद हो गया जैसे ही कंडीशन चेंज होगी। पहले कंडीशन क्या थी, सामने वाला एक ही लड़ने वाला था, तो उसके लिए तो ये बहुत मजबूत फ्रेंड बनके खड़ा हुआ था कि हाँ हम देख लेंगे देख लेंगे। लेकिन जैसे ही कंडीशन चेंज हुई, आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कंडीशंस क्या थी, जहाँ नंबर ऑफ जो लड़ने वाले थे वो बढ़ गए, तो इसने अपना नेचर छोड़ दिया। जो दोस्ती दोस्ती गाना गा रहा था वो गाना गाना इसने छोड़ दिया। जबकि दूसरी तरफ ट्रू सॉलिड क्या है, ट्रू सॉलिड ने कहा कि सेम कहानी, मैं तेरा दोस्त हूं तो दोस्त हूं। अगर दो हैं लड़ने के लिए तो सामने एक है तब भी वो साथ है उसके, और अगर सामने बहुत सारे हैं तब भी वो साथ ही मार खा रहा है या लड़ रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? यानी वो अपनी कंडीशन चेंज होने पर भी नॉट लूजिंग इट्स बिहेवियर। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों, हाँ या ना? मेरी बात समझ आई बच्चों? ये स्टोरी समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है। अगर ये स्टोरी समझ आ रही तो अब जरा इसको अप्लाई करते हैं अपने अमॉर्फस और ट्रू सॉलिड्स में। मैंने कहा जो आपका ग्लास होता है ना, ग्लास दिखता सॉलिड है मगर ग्लास होता क्या है, सूडो सॉलिड, ठीक है। और ट्रू सॉलिड के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे डायमंड ही हमारा एक ट्रू सॉलिड है। अब ये ग्लास सूडो सॉलिड क्यों है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, सुन लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया।
देखो ग्लास, आप जब नोटिस करते हैं कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि आपने एक नई बस खरीदी और इस बस के अंदर बिल्कुल ब्रांड न्यू बस है, इस बस के अंदर यूनिफॉर्म थिकनेस के शीशे लगे हुए थे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीशे, है ना, यूनिफॉर्म थिकनेस के। जब नई बस खरीदी आपने, अब ये खरीदी है आपने 2021 में, अब 2040 में इस बस के शीशे हिलना शुरू हो गए। और तो और एक चीज आपने ऑब्जर्व करी कि ये जो ग्लास है ये अब नीचे से थिक हो गया हुआ है, नीचे से क्या हो गया हुआ है, थिक, और ऊपर से क्या रह गया हुआ है, ये थिन रह गया हुआ है। नीचे से क्या हो गया, थिक, और ऊपर से क्या हो गया, ये थिन हो गया। ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है? जब मैंने बस खरीदी थी तो बेचने वाले ने मुझे कहा था ग्लास तो सॉलिड होता है, तो अगर सॉलिड होता है तो इसको तो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करने थे, और कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक उसकी शेप भी होती है, तो इसे अपनी शेप मेंटेन करनी थी। लेकिन नीचे ग्लास का इकट्ठा होना, नीचे थिकनेस का इकट्ठा होना इस बात को गलत प्रूव कर रहा है कि ग्लास जो है वो सॉलिड है। क्यों? जब आप ग्लास अब हुआ क्या, किसका रीजन जानने की कोशिश करी हमने कि क्या रीजन था कि ये ग्लास जो है ये नीचे क्यों इकट्ठा हो गया, ऊपर क्यों पतला हो गया। तो ध्यान देना, जब आपने ग्लास खरीदा तो इसकी थिकनेस यूनिफॉर्म थी। मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, इसकी थिकनेस आपकी स्टार्टिंग में यूनिफॉर्म थी। अब क्या हुआ, लगातार इसके ऊपर धूप और ठंड, इसका भी असर हुआ। तो धूप पड़ रही है तो ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं उनको हीट मिल रही है, हीट मिल रही है तो क्या होगा कि जो ग्लास के पार्टिकल्स हैं वो उनकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वो अपनी पोजीशन छोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर ठंडा आ जाएगा, फिर वो जम जाएंगे, फिर गर्म होगा, फिर ठंडा होगा, फिर गर्म होगा, फिर ठंडा होगा। ऐसे करते 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 ग्लास अपना सॉलिड कैरेक्टर ही लूज कर देता है। क्या लूज कर देता है? सॉलिड कैरेक्टर लूज कर देता है। और ये कैसे बिहेव करने शुरू कर देता है? इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ विस्कस फ्लूइड। व्हाट इज फ्लूइड बच्चों? किसे कहते हैं फ्लूइड? जल्दी बोलो, किसको बोलते हैं फ्लूइड? मैं कुछ पूछ रहा हूं, व्हाट इज फ्लूइड? ऐश्वर्या, क्या होता है फ्लूइड? नहीं पता? फ्लूइड का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड। तो ग्लास जिसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सॉलिड, एक्सपेक्ट कर रहा था, एक्सपेक्टिंग इट टू बी सॉलिड, लेकिन ऑन चेंजिंग कंडीशन, कौन सी कंडीशन चेंज हुई? टेम्परेचर की, और टेम्परेचर कंडीशन चेंज हो गई, प्रेशर कंडीशन चेंज हो गई, तो इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक, इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक व्हाट? विस्कस फ्लूइड। एम आई क्लियर? इसने कैसा बिहेव करना शुरू कर दिया? विस्कस फ्लूइड की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। इसीलिए हमने ग्लास को क्या नाम दिया? हमने कहा ग्लास इज कंसिडर्ड टू बी एज सूडो सॉलिड, क्योंकि ये अपना सॉलिड कैरेक्टर मेंटेन नहीं रख पाया। और सूडो सॉलिड का एक और नाम होता है, याद रखना, एग्जाम में यही पूछ लेते हैं आपसे, सुपर कूल्ड लिक्विड। ये स्टोरी पूरी क्लियर हुई, हाँ या ना? सर कंडीशंस कैसी चेंज होगी, टेम्परेचर प्रेशर वाइज या यस कैसे? यस यस, क्योंकि देख बेटा, बस चल रही है, ऑब्वियस सी बात है, जब बस चल रही है तो बाहर धूप भी हो रही होगी, ठंड भी हो रही होगी, है ना। तो टेम्परेचर की वेरिएशंस लगातार हो रही हैं। टेम्परेचर की वेरिएशन से जो सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उनके अंदर टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से बदलाव आया, और बदलाव आया तो हम क्या कहेंगे? इसी बदलाव की वजह से क्या बोलोगे इसको? जल्दी बोलो कि अब उसने क्या लूज करना शुरू कर दिया? अपना अपना सॉलिड कैरेक्टर लूज करना शुरू कर दिया। और कैसे बिहेव कर रहा है? एक सूडो सॉलिड की तरह, जिसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहेंगे। एम आई क्लियर ऐश्वर्या? यस सर। ठीक है, अब आगे सुन लीजिए, वापस आते हैं डिस्टिंग्विश के अंदर ही।
तो डिस्टिंग्विश के अंदर हमारे कौन कौन से पॉइंट समझ आ गए हमें। पहला पॉइंट जो था उसकी अरेंजमेंट कैसी थी हमने पढ़ा था, इट इज अमॉर्फस में रैंडम अरेंजमेंट, क्रिस्टलाइन में रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर का मतलब होता है इन ऑल डायरेक्शंस, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, रेगुलर अरेंजमेंट इन ऑल डायरेक्शन, आप जहां भी जाओगे ये सेम डायरेक्शन फॉलो होती है। अब इसको बड़ा एक और इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूँ आपको मैं यहीं से, इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है रैंडम अरेंजमेंट से जुड़ता हुआ। सेकंड समझ लो पहले, इसका मेल्टिंग पॉइंट अमॉर्फस में रेंज होगी, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होंगे, कुछ पार्ट जो है स्ट्रांगली पैक्ड होंगे। तो टाइटली वालों को आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो वीकली पैक्ड है उनको आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस ही बात है, वेरिएशन आ रही है बॉन्डिंग में, तो वेरिएशन आएगी टेम्परेचर में भी उन्हें तोड़ने के लिए। जबकि क्रिस्टलाइन में क्या मान के चल रहे हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प इसलिए क्योंकि जो बॉन्ड बन रहे हैं वो नियरली सेम स्ट्रेंथ के होते हैं, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, शार्प होता है। एम आई क्लियर? दूसरा हमने पढ़ा था नेक्स्ट पॉइंट, ये जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये सूडो सॉलिड होते हैं, जबकि जो हमारे क्रिस्टलाइन होते हैं ये हमारे ट्रू सॉलिड है। इसका हमने एग्जांपल भी देके आपको समझा दिया। अब देखिए इसके तुरंत बाद एक बात मुझे जो और समझानी है आप लोगों को, वो सीखिएगा। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसकी हम बात कर लेते हैं। इसकी अरेंजमेंट मान लो कैटायन एनायन, कैटायन एनायन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कैटायन ब्लैक है, एनायन आपके ब्लू है। बात समझ आ रही है बच्चों? ब्लैक वाला क्या है आपका, मान लो ये कैटायन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लू वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये एनायन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं एक बात बताने वाला हूं आपको, आप ऐसे जाओ तो आपको मिल रहा है कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। आगे जाते हो तो आगे भी जाऊंगा तो क्या होगा, ये सीक्वेंस लगातार ऐसे ही फॉलो होती जा रही है। तो ऐसे ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. जैसे हमने वो पढ़ा ना ग्रेट वॉल ऑफ ब्रिटेन, वो जब ग्रेट वॉल ऑफ ब्रिटेन बनी होगी, ऑब्वियस सी बात है वो तो बहुत लंबी दीवार है। जब लंबी दीवार है तो ऐसा तो नहीं कहीं पे दीवार कमजोर है कहीं दीवार स्ट्रांग है। बताओ अरेंजमेंट कैसी है, रेगुलर है या इरेगुलर है? रेगुलर। रेगुलर। और रेगुलर में आपने नोटिस किया होगा कि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है ज्यादा होती है कम होती है? क्यों बेटा? ज्यादा। ज्यादा होती है। तो आप कहीं पर भी उस दीवार की स्ट्रेंथ नापने की कोशिश करें, वो कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है, उसके लिए आप यही फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे हर जगह पे उस वॉल की स्ट्रेंथ नियरली सेम है, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट कैसी थी, रेगुलर अरेंजमेंट थी। अब जरा अमॉर्फस की चेक कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? बताओ किसके अंदर पार्टिकल्स की पोजीशन, पार्टिकल्स की साइड्स फिक्स हो चुकी हैं? किसमें साइड्स फिक्स्ड हैं, जल्दी बोलो। कुछ पूछ रहा हूँ बच्चों, बताओ। सर क्या बोल रहे हो सर? मैंने पूछा इन दोनों में से किसकी साइड्स, जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, किसकी साइड्स हमारी फिक्स हो चुकी है? Crystalline. क्रिस्टलाइन की। क्रिस्टलाइन। किसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की साइड फिक्स नहीं है? अमॉर्फस के अंदर। Amorphous. अब इसी पर बेस एक और प्रॉपर्टी आती है, लॉन्ग रेंज समझ आ गया? अब इसमें देखो यहाँ कैटायन, यहाँ एनायन, लेकिन फिर से एनायन आ गया। इसका मतलब जो हमने ज्योमेट्री का पैटर्न था उसको मेंटेन नहीं रख पाए। तो जो रेंज ऑर्डर मेंटेन किया है इसने, वो कैसा रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये नेक्स्ट पॉइंट है इसका।
अमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, जबकि क्रिस्टलाइन में हमारा लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है, ये समझ आ गया। अब यहीं से इसी पॉइंट को मैं आगे लेता हूं। अब एक प्रॉपर्टी आती है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अमॉर्फस जो होते हैं ना, ये होते हैं आइसोट्रोपिक। क्या होते हैं अमॉर्फस? आइसोट्रोपिक। और जो क्रिस्टलाइन है, ये होते हैं आपके एनआइसोट्रोपिक। अमॉर्फस क्या है? आइसोट्रोपिक। और क्रिस्टलाइन क्या होते हैं आपके? एनआइसोट्रोपिक। अब ये आइसोट्रोपिक क्या है? आइसो का मतलब समझ लो पहले। आइसो मतलब सेम, ट्रॉपिक वैसे फेस को बोलते हैं हम लोग, फेसेस, मगर यहाँ प्रॉपर्टीज को ही बोल देते हैं हम लोग। सेम प्रॉपर्टीज जो अपने डिफरेंट फेसेस में सेम करे, फेसेस सेम प्रॉपर्टी शो करे डिफरेंट फेसेस पे, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक। कौन सी प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी, ये समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी और स्टोरी सुनाता हूं आपको मैं। आप लोग एक फन हाउस में एंटर हुए। ये एक फन हाउस है, ठीक है। अब इस फन हाउस में जैसे ही आप एंटर हुए, वहां पर एक घुसते ही एक रूम था, ठीक है। इसमें जाली लगी हुई है और इसमें बहुत सारी थर्माकोल की बॉल्स पड़ी हुई है, या हवा से भरी हुई बलून्स पड़े हुए हैं, ऐसे मान लो आप, ठीक है। जिसमें खेलते हैं ना हम लोग जाके, छोटे बच्चे जाके खूब कूदते हैं जिसके अंदर। अब ये जो बेसिकली ये इस फन हाउस का एंट्री गेट है, मतलब जो भी बच्चा आएगा उसको पहले इस चैम्बर से होते हुए मेन एंट्री उसकी फन हाउस में होगी, यानी कि यहाँ पे सारे राइड्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। जितने भी राइड्स वगैरह है सारे यहाँ पर है, लेकिन पहले उस बच्चे को यहाँ से एंटर होना है। दूसरा केस, सेम फन हाउस है, लेकिन जिसने बनाया वो थोड़ा सा पागल था। जिसने फन हाउस बनाया वो थोड़ा सा दिमाग से पैदल था। तो उसने क्या किया, उसने भी ऐसी एंट्री बनाई। उसको थर्माकोल नहीं मिला या बलून्स नहीं मिले, तो उसने क्या कर दी, यहाँ पे ब्रिक्स डाल दी, ब्रिक्स रख दी, ठीक है। और कहा कि जिसको भी जाना है फन हाउस में, वो इसको पार करता हुआ जाएगा और फिर जाके उसकी मेन एंट्री राइड्स पर होगी। एम आई क्लियर? अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, अगर आप हो वो इंडिविजुअल, तो किस केस में आपको राइड्स में पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी? थर्माकोल। थर्माकोल या बलून वाले केस में। ऐसा क्यों, क्यों कहा आपने ऐसा कि आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी? सर क्योंकि वो ज्यादा हार्ड, मतलब हार्ड सरफेस नहीं होगा। जब आप ट्रैवल करोगे कौन डिस्प्लेस हो जाएगा आसानी से? बलून्स। थर्माकोल और बलून्स, हाँ या ना? और वो डिस्प्लेस क्यों हुए? क्योंकि उनकी पोजीशन, वो डिस्प्लेस क्यों हुए बताओ जल्दी से। क्योंकि उसकी पोजीशन क्या थी, फिक्स थी या फिक्स नहीं थी? फिक्स नहीं थी। फिक्स नहीं थी, इसलिए उनको हटाना आसान हो गया, हाँ या ना? तो अब चाहे आप जाए या कोई बड़ा जाए या कोई छोटा बच्चा जाए, वो आसानी से सीधा निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा बिना डिस्टर्बेंस के। उसको अपना पाथ चेंज नहीं करना पड़ेगा, उसे डेविएट नहीं करना पड़ेगा, भागता हुआ निकल जाएगा आगे की तरफ, हाँ या ना? हाँ सर। सेकंड वाले केस में क्या ऐसा पॉसिबल है कि भागते हुए निकल जाओगे आप? जल्दी बोलो। नहीं, क्योंकि ब्रिक्स ने अपनी क्या ले रखी है, पोजीशन। फिक्स पोजीशन। अगर फिक्स पोजीशन है तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रिक्स तो नहीं हटेंगी, कौन किसको मूव करना पड़ेगा? मुझे वहां से मूव करना पड़ेगा जहां पे ब्रिक्स ना हो, जहां पे गैप हो, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। अब मान लो, अब इस कहानी को हम कन्वर्ट करते हैं केमिस्ट्री के अंदर।
आप नहीं है, अब ये लाइट है, आपकी जगह कौन जा रहा है? लाइट जा रहा है। और ये फन हाउस नहीं है, ये अमॉर्फस है, और ये क्रिस्टलाइन है। एक प्रॉपर्टी पढ़ी 10th के अंदर हम लोगों ने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको याद होगा। होती क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप जानते हो? लाइट का बेंड हो जाना, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। हाँ या ना? जल्दी बोलो, Yes, sir. ये पढ़ा था या नहीं? आप मुझे बताओ, अगर आप लाइट हैं इस केस में, तो किस केस में लाइट आपकी सीधी निकल जाएगी बिना डेविएशन के? जल्दी बोलो। Sir, हम ऑफिस में. बात समझ आ रही है? हाँ या ना? अमॉर्फस में लाइट की डायरेक्शन को चेंज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है? इरेगुलर है, रैंडम है। जबकि अगर लाइट अब जाए आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो आप मुझे बताओ कि लाइट सीधी जा पाएगी? नहीं सर. किस में डेविएशन हो रही है? क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन में। तो ध्यान रखना, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थोड़ी देर पहले, आइसोट्रॉपिक, मतलब सेम प्रॉपर्टी हर फेज के अंदर। अब मैं इस थर्माकोल वाले रूम के अंदर चाहे यहां से एंटर करूं, चाहे यहां से एंटर करूं, चाहे यहां से एंटर करूं, मुझे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। जबकि इस केस में बात करें तो यहां से एंटर हो रहा हूं दोस्तों, सामने ईंट ज्यादा हूं, यहां से एंटर हूं, यहां से एंटर हूं, यहां से एंटर हूं, ईंटों का अलग अलग मेरे को रास्ता मिलेगा सामने से। यस सर। तो किसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, किस केस में चेंज हो रही है? जल्दी बोलो बच्चों, किसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है? सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में लाइट की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये हर प्लेन में, हर फेज में, हर डायरेक्शन में अलग अलग है। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कंसीडर्ड एज एन आइसोट्रॉपिक। एम आई क्लियर? यस सर। पॉइंट सारे क्लियर हो गए मेरे, जो मैंने समझाए थे आप लोगों को? अच्छा, एक चीज और समझाता हूं आपको मैं, और क्लियर हो जाएगा। आप जानते हैं जो आपका डायमंड होता है, इसकी शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल शेप होती है, हाँ या ना? होती है या नहीं? जल्दी बोलिए, डायमंड की शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल है या नहीं? यस सर। तो टेट्राहेड्रल की आप मुझे बताओ, क्या सारी की सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है? अगर टेट्राहेड्रल ड्रॉ करूं मैं, तो कुछ ये शेप बनती है, आप लोगों को पता भी होगा। ये 3 कार्बन तो प्लेन पे आते हैं हमारे, जो कि एक इस तरीके से ट्रायंगल की शेप बना रहे होते हैं, और जो एक चौथा वाला कार्बन होता है वो ऊपर की तरफ आता है, जो कि नेक्स्ट प्लेन में होता है, हाँ है ना? तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि इन तीनों ने तो अपनी रिपल्शन को मिनिमाइज कर लिया हुआ है, हाँ है ना? जल्दी बोलो। हाँ सर. और जो ये चौथा वाला है, ये इसके ऊपर ये तीनों क्या लगा रहे हैं? ये तीनों क्या लगा रहे हैं इसके ऊपर? जल्दी बताइए।
ये तीनों इसके ऊपर रिपल्शन लगा रहे हैं बच्चों। Yes, sir. तो रिपल्शन लगेगी तो इसकी बताओ बॉन्ड लेंथ जो होगी इस वाले बॉन्ड की, बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी, स्लाइटली ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ। Yes, sir. तो अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इस पर्टिकुलर मान लो कार्बन के थ्रू करंट पास करना चाहूँ, हालांकि पास नहीं होता, कंडक्टर नहीं है डायमंड, इंसुलेटर, मैं एक सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो मुझे यहाँ पे इस कार्बन को करंट देना है ताकि वो पूरे सिस्टम को करंट पास कर सके, तो किस कार्बन को सबसे लेट करंट मिलने वाला है? सर ऊपर वाले। वेरी गुड, ऊपर वाले। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है कि कितनी आसानी से करंट जो है फ्लो कर रहा है हर जगह पे। तो ऑब्वियसली बात है इस पर्टिकुलर फेज के अंदर जो मेरा करंट है, करंट का फ्लो करने का जो प्रोसेस है वो स्लो है। बाकी इन तीन की बात करूं तो यहाँ पे फ्लो का जो फ्लो है वो थोड़ा तेज है, हाँ है ना, ऊपर ज्यादा और नीचे कम। तो कंडक्टिविटी क्या ऑल सारे फेज में सेम है? सेम है, हर फेज में अलग अलग है? नहीं, सेम नहीं है, हर फेज में ये सेम नहीं है। और ये बात को फिर से कंफर्म कर देता है कि हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं? एनाइसोट्रॉपिक। मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, एक बार दोबारा से रिज्वाइन करो बच्चों, सेशन एंड होने वाला है, एक बार दोबारा रिज्वाइन करो।